दोस्तों नमस्कार। सियासत की जिस बिसात पर अखिलेश यादव खड़े हैं और जो मुश्किल इम्तिहान उनके सामने आकर खड़ा हो गया है, शायद ऐसे हालात मुलायम सिंह यादव के भी अपने राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं आए होंगे। खास तौर से यादव बेल्ट को लेकर जिस तरीके से अपनी सियासत को मुलायम सिंह यादव ने साधा, किसी भी चुनाव में उनके सामने कभी यह चुनौती नहीं थी कि उनके अपने समीकरण धराशायी होने लगे। उनके सामने कभी यह चुनौती नहीं थी कि सत्ता नहीं मिली तो फिर पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, राजनीतिक समीकरण उनके अनुकूल रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह अपने तरीके की एक नायाब परिस्थितियां मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव के सामने आकर खड़ी हो चली है। यादव बेल्ट की 28 सीट, 8 जिले, वहां पर क्या वाकई समाजवादी पार्टी का वर्चस्व 2017 में जो खत्म हुआ वह 2022 में दोबारा लौट पाएगा? पहला इम्तिहान तो यही है। दूसरा बड़ा इम्तिहान है कि जिस सियासी समीकरण के आश्रय मुलायम सिंह यादव ने सियासत को साधा, वह क्या मौजूदा वक्त में कमजोर पड़ गया है और अखिलेश यादव के सामने नए नए समीकरण बांधने और बांचने की जरूरत आन पड़ी है। और तीसरी परिस्थितियां हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी 5 साल तक तो अपने आप को सत्ता से बाहर रहकर संभाल सकती है, लेकिन 10 साल वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और शायद इसीलिए 2022 में सत्ता तक पहुंचना अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो जरा ध्यान दीजिए, अपनी जमीन को चुना, अपनी उस सियासी बिसात पर खुद को वजीर के तौर पर करहल से खड़ा किया, क्योंकि करहल मैनपुरी में आता है और उसके इर्द गिर्द के तमाम 8 जिलों का जब आप परीक्षण करना शुरू करेंगे तो कहीं पर 20% और कहीं पर 40% तक यादवों की मौजूदगी है। यादव और मुस्लिम यानी एमवाय समीकरण उत्तर प्रदेश के भीतर में लगातार चला है, लेकिन इस इलाके में खास तौर से मुसलमानों की मौजूदगी उतनी है नहीं। यहां पर सवर्णों की मौजूदगी है, दलितों की मौजूदगी है। मुसलमान अगर करहल को अगर हम एक प्रयोगशाला के तौर पर देखना शुरू करें तो करहल में लगभग 38% यादव है, यानी 3,70,000 वोटरों में से 1,45,000 वोटर यादव है। उसके बाद सिर्फ 5% ही मुसलमान है और दूसरी तरफ सवर्ण जातियों की मौजूदगी लगभग 20% है। 20% दलितों की भी मौजूदगी है। शायद इसीलिए जब जब इस यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो दूसरे नंबर पर यह चुनौती देती हुई बीएसपी यानी मायावती ही नजर आई। बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन 2017 से जो हवा बही और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी वोट बैंक छितरा गया। यहां तक कि गोत्र को लेकर जैसे घोसी यादव है वह भी कहीं बीजेपी के साथ चला गया। डिंपल यादव तक लोकसभा चुनाव हार गई। खुद अपने परिवार की राजनीति को संभालने के लिए इस पूरे बेल्ट को संभालना और इस पूरे बेल्ट के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को बांधना और उत्तर प्रदेश को बांधने के बाद देश की सियासत में अपने आप को मजबूती के साथ कैसे रखा जा सकता है, मुलायम सिंह ने इसकी बिसात अपने काल में बाखूबी बिछाई। तो क्या इस वक्त मुलायम को करहल में प्रचार करने के लिए लाने की जरूरत सियासी तौर पर इसलिए पड़ गई कि कहीं अखिलेश यादव को यह महसूस होने लगा कि कहीं एकजुटता टूटी हुई नजर ना आए? क्योंकि 2019 के वक्त 2017 में ही हर किसी ने देखा था कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और वहां पर राम गोपाल यादव और किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में जो तीसरे भाई थे उनकी मौजूदगी क्या कुछ कर रही थी, और यह बड़ी चोट थी समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन हमें लगता है कि आज अखिलेश यादव के जरिए, यादव बेल्ट के जरिए, उत्तर प्रदेश की सियासत के जरिए जरा उन परिस्थितियों को समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में जिस परिवार ने 4 बार मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोका नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रहकर भोगा है, वह मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश 1 बार, यानी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम उस दिशा में आपको आज इस प्रयोग के साथ ले चलना चाहते हैं कि आखिर यह इम्तिहान कितना बड़ा है। और उत्तर प्रदेश के भीतर में जब अमित शाह पहुंचते हैं इस इलाके में तो कहते हैं सिर्फ करहल की सीट अगर हम जीत गए तो यह 300 सीटों के बराबर होगी। यह वह क्यों कहते हैं
और योगी आदित्यनाथ जब आज वहां पर पहुंचते हैं तो वो तमाम ताना बाना जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके इर्द गिर्द का ताना बाना बुनते हुए वह जिस तरीके से उसमें हल्का सा छौंक धर्म का भी लगाते हैं और नए उत्तर प्रदेश की उद्घोषणा करते हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि 2022 के चुनाव से और उसके परिणामों से जो निकलने वाला है वह सिर्फ समाजवादी पार्टी का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि 2024 की दिशा क्या होगी और उसमें कौन से खतरे समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए खड़े कर सकती है, इस चुनाव परिणाम के साथ वो इस यादव बेल्ट को लेकर भी जुड़ा हुआ है। इतना महत्वपूर्ण है यह पूरा बेल्ट, जो परसेप्शन के लिहाज से और शायद गणित के लिहाज से भी, समीकरण के लिहाज से भी और सियासी जमीन के भी लिहाज से। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद। एमवाई समीकरण बहुत साफ कहता है, मुलायम और मुस्लिम और यादव समीकरण बहुत साफ कहता है 40% वोट तो आपके पास आ जाएंगे। बड़ी तादाद यहां पर यादवों की है और इस 28 सीटों पर मौजूदा वक्त में 22 सीटों पर बीजेपी की जीत है। सिर्फ 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है कि इस इलाके में यादवों की मौजूदगी, जो 6 उम्मीदवार उनके जीते थे उसमें से 4 उम्मीदवार यादव ही थे। और जब 2012 में यहां पर 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी तो 10 यादव कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के ही जीते थे जो विधानसभा पहुंचे थे। इस पूरे इलाके में जो जातीय समीकरण है उसमें यादव और मुस्लिम के अलावे या सवर्णों से हटकर जब आप राजपूत, ब्राह्मण को भी देखेंगे तो लोध, शाक्य सब आपको नजर आना शुरू करेगा, कुर्मी भी यहां पर नजर आएगा। कई सवाल इसमें है कि क्या बीजेपी ने नए तरीके से अगर करहल में बघेल को खड़ा किया, और बघेल एसपी बघेल जो खड़े हुए वहां पर वह शिष्य रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, जो अपनी रैलियों में लगातार कहते थे कि दरअसल मैं तो शिष्य हूं और शिष्य ज्यादा पाक साफ है बेटे के, क्योंकि 2017 की लड़ाई बाप बेटे की हर किसी ने देख ली। इसीलिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को लेकर आए बताने के लिए कि परिवार परिवार होता है, और अपने भाषणों में वो उन्होंने जिक्र किया जिनके पास परिवार नहीं वो परिवार की संवेदनशीलता या फिर उसकी नाजुक परिस्थितियों को समझ नहीं पाएंगे। मुलायम सिंह की ताकत परिवार भी रहा, मुलायम सिंह की ताकत उनका अपना कुनबा भी रहा। मुलायम सिंह की सियासत में शायद एक वक्त वैसे समीकरण रहे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, वह कांशीराम के साथ मिलना भी रहा। नाजुक परिस्थितियां उनके साथ और बड़ी अंदरूनी समझौतों की परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं कल्याण सिंह के साथ भी रही है। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश की सियासी धागों को जब आप पकड़ना शुरू कीजिएगा तो आप इससे वंचित नहीं हो पाइएगा, समझ जाइएगा। लेकिन बहरहाल समझिए इसे कि इस इलाके में समाजवादी पार्टी की मौजूदगी का असर बीजेपी पर भी कितना है। बीजेपी ने भी जो 4 उम्मीदवार उतारे हैं वो समाजवादी पार्टी से ही आए हुए हैं। उसमें एक बघेल भी आते हैं जो करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन शिकोहाबाद जो फिरोजाबाद की सीट है वहां से ओम प्रकाश निषाद, यह भी समाजवादी पार्टी से निकलकर बीजेपी में पहुंचे, वो पुराने समाजवादी पार्टी के व्यक्ति रहे हैं। हरिओम यादव जो फिरोजाबाद की सिरसागंज से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से, वह भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। आशु दिवाकर जो मैनपुरी की किशनी सीट है, जो सुरक्षित सीट है, वहां पर भी वो लड़ रहे हैं, तो वह पहले समाजवादी पार्टी में थे। यानी समाजवादी पार्टी के पुराने चेहरों को लेकर समाजवादी पार्टी को शह देने की स्थिति में शाह आ जरूर गए, लेकिन क्या वाकई मात दे पाएंगे? यह बड़ा एक इम्पॉसिबल सा सवाल है। इसीलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि जब इसके भीतर की परिस्थितियों को आप समझेंगे तो जातियों की समीकरण में पिछड़े वर्ग की जातियों के समीकरण पहली बार उलट पुलट रहे हैं, जो 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव से हटकर है। शाक्य पाल, लोध, कुर्मी बीजेपी के साथ हो गए थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, 2017 में भी और 2019 में भी। यानी गैर यादव पिछड़ा वर्ग था वो गठबंधन से भाग गया था उस वक्त, और गठबंधन में उस समय मायावती और अखिलेश यादव एक साथ खड़े थे, लेकिन फिर भी वो भाग गया। सवाल यह था कि क्या इन सब के बीच अगर आप ध्यान दीजिए तो लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की जीत भी 2019 में 1 लाख से कम आ गई थी, और अपने तौर पर इस जाट बेल्ट की
समाजवादी पार्टी को कितनी जरूरत है, उनके जो 5 सांसद पहुंचे थे उसमें एकमात्र आजमगढ़ अलग था, जहां पर आजमगढ़ से अखिलेश यादव पहुंचे थे। बाकी 4 सीटें इसी इलाके से समाजवादी पार्टी जीती थी। तो परीक्षा तो बड़ी है और परीक्षा कड़ी भी है, क्योंकि इन सब के बीच उस वक्त यह माना गया था कि जाटव ने भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, मायावती से समझौता होने के बाद भी। जो दलित है वह भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चला गया था। इसीलिए बीजेपी ने जो अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में लोधी, शाक्यपाल, कुर्मी सबको जो एकजुट किया था, इसका लाभ उन्हें मिला। लेकिन इस परिस्थिति को 2022 में अखिलेश यादव साध रहे हैं, साध चुके भी हैं एक लिहाज से, क्योंकि बीजेपी से जो पिछड़ा तबका निकल कर आया, चाहे वो सैनी हो या मौर्य हो, निकल कर आया, वो मैसेज बड़ा था कि बीजेपी के साथ ये लोग क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। शायद इसीलिए इस यादव बेल्ट की महत्वपूर्ण परिस्थिति को इसलिए भी समझिए कि कमोवेश पूरा मुलायम सिंह का कुनबा इसी राजनीति की जमीन से उठा है और बढ़ा है। मुलायम सिंह यादव ने खुद इसी पर सियासत की, इसी जगह पर। हम यहां पर एक बार जिक्र आपसे लोहिया का जरूर करना चाहते हैं। लोहिया ने पहला चुनाव जो लड़ा था वो फर्रुखाबाद से लड़ा था, वो उपचुनाव था, 1963 में बाई इलेक्शन था। वह जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नेहरू को चुनौती दी थी। और नेहरू की चुनौती के बाद जिस रूप में तीखे तेवर हुए थे लोहिया ने उसके बाद जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, उस समय उन्होंने जो समझौता किया था, वो जनसंघ के नेता हुआ करते थे नानाजी देशमुख, उनके साथ समझौता हुआ था। मुलायम सिंह यादव उस कालखंड की राजनीति से निकले हुए शख्स हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आज की तारीख में बीजेपी गैर कांग्रेसवाद का नारा देती है और बीजेपी से ज्यादा महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी का होना है। वही नरेंद्र मोदी एक लिहाज से उन जड़ों को अपने हाथों से खींच लेना चाहते हैं जिन जड़ों के आश्रय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सियासत करती है। और इसीलिए कमंडल से मंडल की तरफ बीजेपी ने डायवर्शन अपने आप को लिया। सफलता मिली, 2017 में मिली, 2019 में मिली, लेकिन 2022 शायद सबसे मुश्किल घड़ी इसीलिए अखिलेश की है और इसीलिए मोदी और शाह के लिए भी है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। उनके लिए भी यह बड़ा सवाल है कि अगर जिस बुलडोजर का जिक्र करते हैं, जिस गवर्नेंस का जिक्र करते हैं, जिस पुलिसिया प्रभाव का जिक्र करते हैं, जिन टेररिस्टों का जिक्र करते हैं, ये सारी परीक्षा उनके अपने परिस्थितियों से आकर जुड़कर अगर उन्हें पराजित कर देती है, तो फिर वह किस तरीके से आने वाले वक्त में अपनी राजनीति को सहेजेंगे। क्योंकि अयोध्या और काशी तो उनके हाथ से निकलकर नरेंद्र मोदी के हाथ में चला गया है। तो यह भी एक अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन आज जिक्र अखिलेश यादव का, सोशलिस्ट पार्टी, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लोहिया का निकलना, वहां पर से चीजों का जुड़ना, वहां से जनसंघ का जुड़ना, उस समय समाजवादी के तौर पर मुलायम सिंह का होना। लेकिन मौजूदा वक्त में एक सच यह भी है कि मुलायम सिंह, उनके भाई शिवपाल यादव ने खामोशी के साथ अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया। यह दृश्य जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कल बस में बैठा हुआ दृश्य है, यह अपने आप में सारी कहानी कह देता है। एक परिवार फिर से जुटा, उस परिवार ने फिर से मैसेज दिया, उस मैसेज का प्रयोग और उपयोग फिर से उस सियासी जमीन पर शुरू हो गया। उसके जरिए मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में निकला। एक तरफ पश्चिमांचल में जयंत चौधरी, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल में निषाद। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि राजभर, खासतौर से राजभर की मौजूदगी और साथ में खड़े होना, ये सारी चीजें बताती हैं कि कुछ नायाब प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन सवाल यादव बेल्ट का है। इस परिस्थिति में हमें लगता है जब आप एक एक सीट पर आएंगे तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये कौन सी महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जहां पे राजनीतिक साख इस चुनाव में इस यादव बेल्ट को लेकर महत्वपूर्ण है परसेप्शन के लिहाज से। यहां पर कुछ भी गंवाना नहीं है। इटावा की 3 सीट, जसवंत नगर की सीट, जाहिर है रामगोपाल यादव जी लगातार जीतते रहे हैं, वो इस बार भी मैदान में है। वो चाहे बीजेपी और मोदी की कितनी भी लहर हो, चुनाव जीते हैं। जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी ने 2017 में भी जीत हासिल की, 2022 में वही कैंडिडेट के तौर पर हैं, 2012 में भी जीत हासिल की। इटावा की सीट बीजेपी ने जीत ली थी पिछली बार। यह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2012 में तीसरे नंबर पर बीजेपी हुआ करती थी, जो एक झटके में इटावा की सीट जीत ली थी। इसी तरीके से भरताना की सीट भी बीजेपी ने जीती थी, जो समाजवादी पार्टी के साथ थी। इटावा के साथ औरैया को अगर आप देखिएगा तो औरैया की जो विधुना, दिव्यापुर और औरैया सीट है, तीनों पर बीजेपी काबिज है। इन्हीं तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज थी। तो क्या यह परिवर्तन
जातीय समीकरण में जो समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव की सियासत का ताना बाना था, उसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी, या फिर यह दिल्ली से चलकर आई हुई परिस्थितियां थी जिसमें योजनाओं का ऐलान था, जिसमें सीधे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा था, उज्ज्वला योजना थी, अपने तौर पर इलाज के लिए जिक्र हो रहा था कि हम आपको इतना इलाज फ्री में करा, ये सारी चीजें जो केंद्र की नीतियां थी उससे ओतप्रोत यह पूरा इलाका हो गया क्या, यह भी सवाल है। और अगर आप फर्रुखाबाद में आते हैं तो कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर, ध्यान दीजिए, तो बीजेपी ने चारों सीटों पर कब्जा किया, जो कि एक भी सीट पर 2012 में नहीं थी। इसी तरीके से एटा की सीट पर भी जो 4 सीटें हैं, अलीगंज, एटा, मरहरा, जलेश्वर, चारों सीटों बीजेपी के पास है, जो पहले समाजवादी पार्टी के पास थी। तो क्या यह माना जाए, यह मैसेज ये निकल रहा है कहीं कि जाट यादव लैंड में यादवों के वर्चस्व की कहानी को बीजेपी ने सेंध लगाकर अपने हक में 2017 में कर लिया था, लेकिन अब चूंकि मैदान में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव है और मौका ऐसा है जिसमें अपने तौर पर राजनीतिक प्रयोग करते हुए अखिलेश यादव ने छोटे छोटे समुदायों को भी साथ में लिया है और एक एक टिकट वितरण में जातियों पर ध्यान दिया है, तो एक एक टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी से आए हुए लोगों को पूरे तरीके से बीएसपी ने भी पनाह दे दी, बीजेपी ने भी पनाह दे दी। यह मैसेज उम्मीदवारों का नहीं है, यह मैसेज शायद जाति का है, यह मैसेज शायद उस कमंडल की राजनीति के बाद मुलायम सिंह की उस सियासत का है जिसने उसने मुख्यमंत्री बना दिया 1989 में। उसके बाद वह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए। मैनपुरी के करहल सीट का सवाल इसलिए ज्यादा राजनीतिक प्रयोग का दिशा का नहीं है क्योंकि वहां पर राजनीति साधने के लिए बघेल को बीजेपी ने उतारा जरूर। बघेल जो कि राजनीति साधते रहे मायावती के साथ भी, समाजवादी पार्टी के साथ भी, उन्होंने राजनीति बाखूबी साधी है, लेकिन अब वो जब बीजेपी के साथ हैं और खुले तौर पर जब मुलायम सिंह यादव मैदान में आकर बेटे के वोट के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो शिष्य के सामने एक संकट यह है, वो अंगूठा दे नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वह बिसात पर किसी प्यादे की तरह खड़े होकर वजीर को देख रहे हैं, या वजीर बनने की दिशा में वह अपने समीकरण को साध पाएंगे क्या? ये शायद बहुत अबूझ पहेली नहीं है, क्योंकि करहल की जो मौजूदा स्थिति है उसमें अगर वोट बैंक के लिहाज से देखिए तो बघेल कहीं दूर दूर तक आपको दौड़ में नजर नहीं आएंगे। सवाल अपने तौर पर अखिलेश कहते हैं क्या वो जमानत बचा लेंगे, लेकिन बहरहाल फिरोजाबाद का जिक्र जब आता है तो हमें लगता है कि एक जिक्र यहां पर और करना चाहिए, क्योंकि फिरोजाबाद की सीट को लेकर फिरोजाबाद में प्रचार करने लोहिया भी गए थे, राजनारायण भी गए थे, वहां पर प्रचार करने एक वक्त मुलायम सिंह भी गए थे। ये 70s का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ सिरसागंज की सीट छोड़कर बाकी जो चारों सीट है, टुंडला की सीट हो, जसराना की सीट हो, फिरोजाबाद हो या शिकोहाबाद हो, बीजेपी के पास है। और फिरोजाबाद की सीट 2012 में बीजेपी जीती थी, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन टुंडला की सीट उस वक्त बीएसपी जीत गई थी। यानी फिरोजाबाद की जो घालमेल की परिस्थितियां हैं वो किसी एक जाति विशेष के हिस्से में नहीं जाती है, वो जातीय समीकरण के लिहाज से बीएसपी को भी पनाह देती है, बीजेपी को भी पनाह देती है, लेकिन वर्चस्व समाजवादी पार्टी का वहां पर रहता है। कन्नौज का जिक्र इसलिए क्योंकि 1967 में लोहिया कन्नौज से चुनाव लड़े थे। हालांकि कुछ महीनों के बाद उनका निधन हो गया और एक समाजवादी नेता इस देश ने खो दिया। लेकिन कन्नौज का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी का चुनाव हारना, डिंपल यादव का, लेकिन विधानसभा का जैसे ही जिक्र होगा तो 3 विधानसभा की सीटें, जो कन्नौज की सीट है वो समाजवादी पार्टी जीती वहां पर, लेकिन जो तिरवा और चिबराव मऊ है वह बीजेपी जीत गई थी। हालांकि इन तीनों सीटों पर 2012 में समाजवादी पार्टी जरूर जीती थी। कासगंज की स्थिति भी कमोवेश बीजेपी के हक में रही पिछली बार। कासगंज, अमानपुर और पटियाली सीट जो है, यह पटियाली और कासगंज समाजवादी पार्टी जरूर जीती थी। ये सारा मैसेज जो है 3, 4, 5 मैसेज निकल कर आता है इससे कि आखिर ये क्यों अग्नि परीक्षा अखिलेश के लिए इस बेल्ट को बचाने की है। ध्यान दीजिए तो
ममता बनर्जी भी अपने तौर पर उसी सिंगूर के हिस्से में चली गई चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वह जानती थी कि सिंगूर और नंदीग्राम का इलाका, सिंगूर ने नंदीग्राम के इलाके में चली गई, क्योंकि नंदीग्राम के संघर्ष से वह निकल कर आई थी। चुनाव जीते या हारे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरे बंगाल को फतह किया। अपनी जमीन को नहीं खोना है और अपनी जमीन के आश्रय ही पूरे प्रदेश में मैसेज देना है, इसको अखिलेश भी समझ गए। इसीलिए वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने नहीं, वो करहल आ गए, मैनपुरी में आ गए। पहला मैसेज था अपनी जमीन को बरकरार रखना है। दूसरा मैसेज था कि यह फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी चूंकि यादव कुनबे से हटकर देखी नहीं जा सकती है, तो उसको भी अपने तौर पर सुदृढ़ तौर पे खड़े रखना है और सत्ता उसके हाथ में आएगी, यह उम्मीद और भरोसा उसके भीतर जगाना है। यादवों का बेल्ट है ये। उसके बाद ध्यान दीजिए कि उन्होंने जो समझौता किया, जो मैसेज था, वो ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए भी यह एक अग्नि परीक्षा वाला चुनाव है, जहां पर अगर सत्ता उन जिस पार्टी को दे रहे हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं और गठबंधन के साथ खड़े हैं, तो अगर वो चुनाव नहीं जीतती है तो कल्पना के परे है कि आने वाले वक्त में उनकी स्थिति क्या होगी। शायद इसीलिए पहली बार वह बट नहीं रहे हैं, वह एक साथ एक मुश्त समाजवादी पार्टी या अखिलेश के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। दूसरा मैसेज यह है कि दूसरे लोग जो अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के साथ अखिलेश ने बहुत ही शालीनता के साथ उन्हें जोड़ लिया है। चौथी स्थिति है जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल की परिस्थितियों को देखते हैं, उसमें ध्यान दीजिए तो दांव पर यहां पर जाटलैंड भी लगा हुआ था और वहां पे राजभर भी समझ रहे थे कि इन परिस्थितियों में अपने आप को बचाना है। तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी है, जो एक एक करके सबको हड़प रही है, शायद इसीलिए मैसेज उनको अकालियों से भी समझ में आया, शिवसेना से भी समझ में आया और नीतीश से भी समझ पा रहे हैं कि नीतीश किस रूप में उनका साइज छोटा कर दिया गया है। यह चौथा मैसेज था। पांचवा मैसेज यह है कि किसी भी तरीके से जो अपनी विरासत में जो कुनबा कांधे पर लाद के चलने की परिस्थिति थी, उसको अखिलेश यादव ने शांत कर दिया। मुलायम सिंह को वो लेकर जरूर लाए, लेकिन मुलायम सिंह को वह अपने पिता के तौर पर लेके आए। राम गोपाल यादव की मौजूदगी जरूर है, लेकिन वह अपने आप को अब नेता के तौर पर नहीं, वह एक सीट के तौर पर देखे, एक जिले के तौर पर देखे तो ही ठीक है। यह मैसेज भी उनका निकल कर आया। और जो पांचवा और आखिरी मैसेज निकल कर आया है वह मुद्दों के आश्रय, क्योंकि बीजेपी के मुद्दे जिस परिस्थितियों को जीते हैं उसमें बार बार वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा रहता है। उसको कैसे साधा जाए, क्योंकि वह जैसे ही ध्रुवीकरण अगर वोटों का हो जाएगा, वो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगा, कभी अयोध्या के नाम पर होगा, कभी काशी के नाम पर होगा, कभी किसी भी तरीके से वो चीजें अगर ढलती चली जाती है, तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी ना कर ले। इसीलिए हर समुदाय विशेष की मजबूरी और जरूरत, चाहे वो रोजगार के तौर पर हो, चाहे किसानी के तौर पर हो, चाहे बेरोजगारी के दर्द से जुड़ा हुआ हो, चाहे पदों को ना पाने की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हो, इन परिस्थितियों को अखिलेश यादव ने साधना शुरू किया। और शायद यह सारी परीक्षा शुरू हो रही है अब तीसरे चरण के चुनाव के साथ, क्योंकि पश्चिम का चुनाव जो था वह किसानों का था, गन्ना मुद्दों को लेकर था, जाट और गुज्जरों का था, जाट और मुसलमानों के एकजुट एक साथ आने का था। इसके बाद की परिस्थिति बदल गई है। इन 5-6 चीजों में सबसे बड़ी बात जो आखिर में निकल कर आती है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं जीते तो कहीं के नहीं रहेंगे। यादव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हार गए तो आने वाले वक्त में मटिया मेट हो जाएंगे। मुसलमान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अगर अखिलेश नहीं जीते तो वह आने वाले वक्त में उसके और मुश्किल दिन आने वाले हैं। राजभर अपने तौर पर या वह छोटी जातियां अपने तौर पर इसको मानने को तैयार नहीं है कि कैबिनेट की एक सीट उनके नेता भर को मिल जाए, इससे उनकी जिंदगी सामाजिक और आर्थिक तौर पर बेहतर हो जाएगी, वह यह मानने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ अस्तित्व की लड़ाई है और दूसरी तरफ बीजेपी समझ रही है बिहार पर तो वो काबिज हो चली है, उत्तर प्रदेश पर सियासी तौर पर अगर उसे काबिज होना है तो जो मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टीज है उनको नेस्ता नबूद कर देना है, दफन कर देना है। और उसमें भी उन्होंने
यादव बेल्ट को चुना अखिलेश यादव को लेकर, इसीलिए अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी। और जो संवाद है वो संवाद के दायरे में अखिलेश के सामाजिक समीकरण नहीं बल्कि यादवों को और समाजवादी पार्टी के दौर की परिस्थितियों को लाया जा रहा है। तो शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने एक ऐसी कठिन परीक्षा है और ऐसी एक सियासी बिसात है जो शायद भारत की राजनीति में किसी भी दूसरे प्रांत में ऐसी परिस्थितियां किसी भी एक नेता के सामने आई नहीं होगी। और पहली बार अखिलेश यादव ने खुद को ही अपने बूते सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चेहरा यही है, नेता यही है, पार्टी यही है, समीकरण यही है और सामने बीजेपी खड़ी है। यह शायद सबसे बड़ा मैसेज है कि आमने सामने की लड़ाई में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर खुद को लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।